मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कृतिका का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो सेकंड चैप्टर है इसका मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें, ये लेखिका है इसकी मृदुला गर्ग। इनके बारे में कहानी है ये। मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा नहीं। कि मेरी एक नानी थी, कि जाहिर है इसलिए बोला कि नानी एक ही होंगी, कि मेरी नानी थी पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। कि हमने नानी से कहानी नहीं सुनी लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी यानी कि पर्दा करने वाली, जिनके पति शादी की तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। कि उनकी शादी के तुरंत बाद उनके पति थे जो विलायत चले गए थे और वहां से रहने के बाद में वो वैसे ही रहने लगे, लेकिन उनकी नानी पर उस चीज का कोई भी असर नहीं हुआ। आगे है, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुहजोर हो उठी। कि कम उम्र में नानी को जब पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है तो उनकी माँ यानी लेखिका की जो माँ है, जो उनकी नानी की बेटी है, वो 15 वर्ष की थी, तो उन्हें उनकी शादी की चिंता सताने लगी और वे एकदम मुंहजोर यानी बहुत बोलने वाली हो गई। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब तंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूरी में पेश कर दिया। कि जो उनकी नानी थी वो हमेशा पर्दे में रहती थी, लेकिन जब आखिरी वक्त आया उनका, जब मृत्यु के समय, तो जब उन्होंने कहा अपने पति के दोस्त प्यारेलाल से मिलने के लिए, तो सभी एकदम से चौंक गए कि ऐसा उन्होंने क्या कहा, लेकिन सभी उनकी बात मान गए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। उन्होंने जो प्यारेलाल हैं यानी उनके पति के दोस्त से कहा कि वचन दीजिए मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, यानी कि आज्ञाकारी। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से दूरी पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जिंदगी में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उनसे साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी भी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा देला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिसे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और चीके पर टांग दी।
गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यह है कि हिंदुस्तान के तमाम वाजिदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले अंग्रेजों के सबसे पक्के प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शौहरत सिर करता रहे, दबदबा उसकी साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उसे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। यानी जो उनके नाना थे उन्हीं के बारे में बातें होती थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचकारी उपकथाएं थी कि किसके कारण हुई उनसे शादी की। जो नानी की जिद थी उसके कारण, जो कहानी के तिलिस्मित हो या गाढ़ा बन चुके हो। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजा से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनमें ठोस काम करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम करने के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। कि वो क्या थी, उनकी माँ कमजोर थी देखने में, तो इसलिए उनसे कोई कठिन काम नहीं कराया जाता था, लेकिन कोई भी काम हो उससे पहले उनकी राय जरूर ली जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी, और जो उन्होंने कह दिया उस बात को माना भी जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना, हम हाथी पे हल ना जुतवाए करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुल्मे का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते हैं। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्जाद पिताजी भी, कि बचपन में ही हमारी जो माँ थी, जो ममता थी, वो माँ के अलावा बाकी सभी हमारा ध्यान रखते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था। अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए। जिस चीज से पूछकर उसके तरीके से, खुद से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमें अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते वे घर बार नहीं संभाल पाती, पर उनमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था कि कुछ तो वे बीमार रहती थी, इस कारण से घर में काम नहीं करती थी, और कुछ उनकी घर के कामों में रुचि नहीं थी। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य रचना में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्यों ने उन्हें नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ, बहू किसी के प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करती थी जिसे उन्हें अच्छी पत्नी या माँ या बहू कहा जाए, लेकिन फिर भी सभी उनका सम्मान क्यों करते थे। सहाबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ के दो कारण थे, कि एक तो वो सहाबी खानदान से थी, इसके अलावा दो कारण और थे। क्या? कि एक तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, यानी वो किसी की भी बात दूसरे को नहीं करती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, कि वो झूठ नहीं बोलती थी इसलिए घर वाले आदर करते थे, और एक दूसरे की बात नहीं कहती थी इसलिए बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त में हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम ही क्यों ना हो, कि चिट्ठी आने पर कोई भी नहीं पूछता था कि किसकी चिट्ठी आई है। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले
हो गए कि सभी को छूट थी, जो अपनी मर्जी से जो काम करना चाहे वो कर सकता था। लीक से खिसकी अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल यानी कि अनुग्रह या दया से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह यानी कि किसी भी चीज को जमा नहीं करना की सनक बिरादरी के बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनके पोतों का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रिवायती मन्नत मानकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढी न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की बहनें मौजूद थी कि उनकी एक परदादी थी जिन्हें लीक से हटकर यानी सबसे अलग चलने की आदत थी, और उन्होंने ये मन्नत मांगी कि जब उनकी पोता बहू को पहला बच्चा हो तो वो लड़की हो। और ऐसा नहीं है कि उनके घर में कोई लड़की नहीं थी, उनके दादाजी की बहनें भी मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बसूरत मंदिर यानी नियम से मंदिर जाकर मन्नत दुहारती रही। पूरा नुक्कुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान से सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। वे बेतार का तार इधर वह तार खींचती, उधर टन से ततास्तु बसता। मेरी दादी जी तो पहले मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। बाकी चैप्टर बेटा कल पढ़ेंगे। थैंक यू।